नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां इजराइल ने ईरानी सेना का ट्रक उड़ाया है। बैलिस्टिक मिसाइल से लदा हुआ ट्रक उड़ाया गया है। इजराइल पर हमले की तैयारी में था ईरान। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां इजराइल के ऊपर हमले की तैयारी में ईरान था। इजराइल पर हमले की तैयारी थी और इससे पहले ही ये बड़ा हमला किया गया। इजराइल ने ईरानी सेना का ट्रक उड़ाया है। बैलिस्टिक मिसाइल से ये ट्रक लदा हुआ था, जिसके ऊपर हमला किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल से लदा हुआ ट्रक जो है वो उड़ा दिया गया। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। इजराइल ने ईरानी सेना का ट्रक उड़ा दिया, ये बड़ी खबर है। बैलिस्टिक मिसाइल से लदा हुआ था ये ट्रक की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं हमले के बाद की। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बैलिस्टिक मिसाइल से लदा हुआ ट्रक ये था जिसे उड़ाया गया और इजराइल पर हमले की तैयारी में ईरान था, लेकिन इस हमले से पहले ही इजराइल ने ये अटैक कर दिया और बैलिस्टिक मिसाइल से लदे हुए ट्रक के ऊपर ये हमला किया गया। ये बड़ी खबर है। बैलिस्टिक मिसाइल से लदा हुआ था ये पूरा ट्रक। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। और इजराइल पर ही हमले की तैयारी में ईरान था। इस हमले से पहले ही इजराइल ने हमला किया और ट्रक में लदी हुई मिसाइलों को तबाह कर दिया। इस पूरे ट्रक को तबाह कर दिया। बड़ा हमला जिस तरीके से बताया जा रहा है, जहां इजराइल ने ईरान के ऊपर एक तरीके से बड़ा हमला किया और ईरान के उस ट्रक के ऊपर हमला किया, मिलिट्री ट्रक के ऊपर हमला किया, जो मिलिट्री ट्रक बैलिस्टिक मिसाइलों से लदा हुआ था। बैलिस्टिक मिसाइलों से लदे हुए इस ट्रक के ऊपर हमला किया गया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेरे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं। अजय, सबसे पहले मैं आपसे ही अपडेट्स चाहूंगा पूरे मामले को लेकर। जिस तरीके से एक बड़ा हमला ये बताया जा रहा है, जहां ईरान इजराइल के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने हमला किया और बैलिस्टिक मिसाइलें जो ईरानी सेना लेकर जा रही थी उन्हें तबाह कर दिया। देखिए, बिल्कुल अपने आप में अभिषेक, इजराइल किस तरीके से इस वक्त इंट्रूजन कर चुका है ईरान के अंदर, और मोसाद की जो माफ कीजिएगा मोसाद की जो इंटेलिजेंस है वो उसकी कहीं ना कहीं तारीफ करनी होगी। कि आप सोचिए कि समय से पहले चीजों को पहले प्रिएम्प्ट करके 4 न्यूक्लियर जो लोकेशन थी उनको टारगेट करना, और उसके बाद अब जब ईरान जो है वो पूरी तैयारी में था और उस मिसाइल से जो ठिकाने थे उनको वहां पे नष्ट करना, ये अपने आप में बताता है कि इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है ईरान को पूरे तरीके से जवाब देने के लिए। और जैसे ही इजराइल का ने देखा कि वहां पर मिसाइल जो है वो प्लांट की गई हैं और वहीं से प्लेस करके उनको टारगेट किया जा सकता है, तो तुरंत कार्रवाई करते हुए इजराइल ने उन तमाम मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया। और वहीं नहीं बल्कि कई और ठिकाने जहां से ईरान जो है रिटेलिएशन की सोच रहा था, उन ठिकानों को भी तबाह किया। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ी सूझबूझ के साथ इजराइल फोर्सेस जो है इस पर काम कर रही है और मोसाद उसमें पूरे तरीके से इस वक्त प्रूव कर रही है अपने आप को कि वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जो खुफिया एजेंसी है। जी त्यागी साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से ये हमला पूरा किया गया है, इस हमले को किस तरीके से आप देखते हैं? जहां ईरान एक और तैयारी कर रहा था, खुफिया रिपोर्ट जो निकलकर सामने आई है उनमें ये दावा किया गया कि ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने बड़ा हमला किया और जो बैलिस्टिक मिसाइलों से लदा हुआ ट्रक था उस ट्रक को ही तबाह कर दिया। जी जी, ये सरप्राइज और इंटेलिजेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। सरप्राइज तो इसलिए कह रहा हूँ कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया कि वो अपने किसी बेटे की शादी में कहीं जा रहे हैं, यानी कि छुट्टी पे हैं, तो ईरान जो है वो निश्चिंत हो गया कि अटैक नहीं होगा। ईरान अटैक करने वाला था। उसने अपनी मिसाइल्स को, खासतौर पे वो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं लॉन्ग रेंज की, उन्हें व्हीकल में लोड किया हुआ था। तो उनके ऊपर अटैक करना, यानी कि इंटेलिजेंस और सरप्राइज दोनों का कॉम्बिनेशन। और एक चीज जो मैं भूल गया, वो टाइमिंग। यानी कि ईरान वर्तमान स्थिति में सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। कारण ये कि जैसे एक हाथ पैर तोड़ दिए जाए, यानी कि हुती के, हमास के, हिजबुल्लाह के जो उसके मेन टेंटिकल्स थे उनको कमजोर कर दिया गया है। और ईरान के अंदर इंटरनल डिस्टरबेंसेस हैं, और जो उनका लीडर है जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, 85 इयर्स का, जिसके कहने पे पूरा ईरान धकेल रहा है वो उसको
ऐसी स्थिति में आके इजराइल ने ये टाइम चूक किया। और फिर देखिए इजराइल ने जो अटैक किया वो इतना एक्यूरेट और स्पेसिफिक कि उसके 2 एटॉमिक रिएक्टर्स को नष्ट कर दिया गया। उसका न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे समझिए न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब ये कि जो उसके सेंट्रीफ्यूज को डेवलप करने का प्रोग्राम था। ये सेंट्रीफ्यूज वो होते हैं जो डेंसिटी के आधार पर यूरेनियम के आइसोटोप को अलग अलग करते हैं, उनको ध्वस्त किया ताकि ये और एटम बम बनाने में यूरेनियम के एनरिचमेंट करने में आगे प्रोग्रेस ना कर सके। और इसलिए उसने नेतांज न्यूक्लियर बेस को चुना। ऐसे 4 न्यूक्लियर बेस चुने, 2 मिलिट्री बेस चुने, कम से कम 200 उसने एयरक्राफ्ट भेजे। अब आप कल्पना कीजिए कि हर एयरक्राफ्ट की मिड एयर रिफ्यूलिंग की गई होगी, आते टाइम भी जाते टाइम भी, उनके रेंज के हिसाब से। और वो एयरक्राफ्ट ने वहां पे काम किया। 100 से ज्यादा जगहों के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं। अब ईरान चिल्लाता रहे, ईरान तो तब भी चिल्लाया था जब सुलेमानी की हत्या हुई थी, तब भी उन्होंने मस्जिद पे लाल झंडा फहरा दिया था, अब भी फहरा दिया है, बीच में भी 2 बार फहराया है। तो उनको अलावा चिल्लाने के और ये कहने के, अगर हम कुल मिला के देखें, हालांकि हम ये मानते हैं कि आज और आज से 3 महीने पहले के ईरान में फर्क है। आज ईरान के पास में मिसाइलों का जखीरा है, खास तौर पे बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा है, जिसका उसने कई बार प्रदर्शन भी किया है। लेकिन कुल मिला के इसके अलावा क्या, मिसाइल से तो वो ऑपरेशन प्रॉमिस ट्रू 1, ऑपरेशन प्रॉमिस ट्रू 2, और अब ये तीसरी है। इस तीसरी में अगर उसकी कुछ मिसाइल इफेक्टिव भी हो गई तो उनसे कितना नुकसान होगा। बिल्कुल त्यागी साहब, जो स्थितियां जिस तरीके से आपने जिक्र किया बड़ी विपरीत नजर आती हैं और ईरान भी लगातार जो हमले की तैयारी भी कर रहा है। मैं सर आपका रुख करूंगा और अजय मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां इजरायली हमले के खिलाफ ईरान के लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। हमले के बाद लोगों ने मस्जिद पर जो है लाल झंडा फहराया है। रोम के जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराया गया है। लोगों ने इजराइल के खिलाफ विरोध जताया। ये कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चलने लगी हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये लाल झंडा फहराया गया है। लोगों में आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है लगातार इस पूरे हमले को लेकर। और मेरे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार बने हुए, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से लाल झंडा फहराया गया, क्या मतलब इस लाल झंडे का? देखिए, अगर आप देखें तो ईरान में जिस तरीके से इस मस्जिदों के ऊपर लाल झंडे को लगाने का मतलब साफ है, इमरजेंसी की स्थिति जो है इस वक्त वहां पे लागू हो चुकी है। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक संदेश लोगों को ये दे दिया गया है कि अब जंग के हालात में है और ईरान जो है वो कार्रवाई करेगा इजराइल के खिलाफ। मगर बड़ी बात यही है कि कार्रवाई कब, कैसे और कहाँ की जाएगी। और जिस तरीके से इजराइल प्रियम्प्ट करके चीजों को टारगेट कर रहा है, उनके न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त किया गया, उनके डिफेंस इंस्टॉलेशन को ध्वस्त किया गया। और उसके साथ साथ आप देखें तो जिस तरीके से ईरान के उन इलाकों पे जहां पर मिसाइल जहां से वो इस्तेमाल करके टारगेट कर सकते थे इजराइल को, उनको भी प्रियम्प्ट करके टारगेट किया गया। वो अपने आप में बताता है कि जो इजराइल है वो किस लेवल तक इस वक्त प्रिपेयर्ड है और पूरे तरीके से तैयार है ईरान की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए। तो बिल्कुल लोगों को संदेश ईरान ने दिया है इन झंडों को लगाकर कि हम युद्ध में हैं और हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। मगर इजराइल के सामने ईरान कैसे टिक पाएगा, क्या करेगा, कैसे जवाब देगा, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। और क्या ईरान को इसके बदले में किसी देश का सहयोग मिलेगा, या सिर्फ बातों में ही लोग ईरान के समर्थन में है, ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। जी बिल्कुल, त्यागी साहब का रुख करूंगा मैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं, जहां ईरान के तबरीज शहर में धमाके हुए हैं। तबरीज शहर में एयरपोर्ट के नजदीक धमाके हुए और इजराइल की ईरान पर एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। तो लगातार इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक जो है वो देखने को मिल रही है। त्यागी साहब, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर लगातार स्ट्राइक जारी है। सर, जिस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया कि अब स्थितियां अलग हैं, अब ईरान जो है वो भी बैकफुट पर नहीं है, फ्रंट फुट पर आकर वो भी हमलों की तैयारी कर रहा है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो युद्ध एक और खत्म होने की बात की जाती है, तो ये और भी ज्यादा आक्रामक होता हुआ आने वाले दिनों में नजर आएगा? दोनों ही सिचुएशन है सर, दोनों ही सिचुएशन है। यद्यपि ईरान पहले के मुकाबले ताकतवर हुआ है, लेकिन इस बात को कैसे माने कि इजराइल
उसके टॉप लीडर्स को पहले मारता है और फिर लड़ाई शुरू करता है। यानी कि जो ओवर्ट ऑपरेशन है उसका ईरान के पास क्या जवाब है? उसके आईआरजीसी के कमांडर को मार दिया गया, उसकी सेना के कमांडर को मार दिया गया, उसके 3 और सीनियर कमांडर को मार दिया गया, उसके 7 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया। और ये हुआ कितने टाइम में? 24 घंटे में। उससे पहले उसके सुलेमानी को मारा गया, उसके प्रेसिडेंट रईसी को मारा गया, वहां पे जो हानिया था उसको मारा गया, जो उसका हिजबुल्लाह का चीफ था नसरुल्लाह उसे मारा गया, फिर उसके नंबर 2 को मारा गया, मोहम्मद सिनवार को मारा गया, याह्या सिनवार को मारा गया। कितने कमांडर्स को मारा गया। और अगर इन कमांडर्स को मारने में ईरान नहीं रोक सका तो इसका मतलब कि जो खोमेनी है उनके भी नंबर गिने हुए हैं, दिन गिने हुए हैं। तो अच्छा, ईरान अब लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि ताकतवर है, वो ताकतवर सिर्फ उन मिसाइल्स में है जो उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल उसने बना ली हैं, जिसके जखीरे को, जिसके मिसाइल के शहर को वो कई बार प्रदर्शित कर चुका है। लेकिन अब आप इधर आइए, इजराइल के अंदर भी तो पहले आयरन डोम था, और आयरन डोम के साथ डेविड स्लिंग था, और फिर एरो 2 और एरो 3 था, यहाँ तक था, यानी कि स्मॉल रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज को कवर करने के लिए। लेकिन अब उसने एरो 4 भी बना लिया है, और एरो 4 के साथ में उसने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी तैयार कर दिए हैं। और फिर एक बात कहो या ना कहो, अमेरिका डेफिनेटली इजराइल के साथ आएगा अगर ईरान अटैक करता है। जब तक ईरान अटैक नहीं करता तब तक तो बात और है, तब तक तो अमेरिका कहता रहेगा कि इजराइल ने जो अटैक किया मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन टैसिट अप्रूवल तो अब भी था, बेशक एक्टिव कन्नाइवेंस ना हो, लेकिन अब अगर ईरान उन बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है तो अमेरिका आएगा। यानी कि जो ऑपरेशन प्रॉमिस टू 3 है उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा रिजल्ट निकल के आएगा। इजराइल इज लाइकली टू डिक्टेट इट्स टर्म। ये तो एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है, ये तो हो गई कि लड़ाई को बढ़ाने की सिचुएशन। लड़ाई को कम करने की सिचुएशन ये है कि जो ईरान है उसने ये कहा कि मैं अमेरिका के बेसिस के ऊपर हमला करूंगा। अमेरिका डर भी गया। अमेरिका ने अपने जो इराक में मिलिट्री बेस था वहां से कुल मिडिल ईस्ट में उसके 40,000 सैनिक है, उसने थिनिंग आउट करना शुरू कर दिया, अपने सोल्जर्स को वापस अमेरिका भेज दिया। अब अगर ईरान ने उनके बेसिस के ऊपर हमला किया, अमेरिका के बेसिस के ऊपर, तब तो अमेरिका रिएक्ट करेगा। और अगर नहीं किया तो फिर अभी 6ठे दौर की वार्ता बाकी है। 5 दौर में तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन अब मरता क्या ना करता। जब ईरान को दिखाई देगा कि मैं ऐसी लिमिट पर आया हूं तो फेस सेविंग के लिए वो कह देगा कि मैंने 600 ड्रोन इजराइल के ऊपर दागे हैं, कुछ मिसाइल भी दाग देगा, और फिर बाद में कहेगा कि मैं इस न्यूक्लियर संधि को अपनी शर्तों के ऊपर एक्सेप्ट करता हूं। क्योंकि रशिया ये कह चुका है कि हम इसका जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसके लिए एक कंसोर्टियम बनाएंगे, जिसमें हम होंगे, सऊदी अरेबिया होगा, कतर होगा, वो उसके एनरिच्ड यूरेनियम को ले लेंगे और शायद इस बात के ऊपर संधि हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके से संधि का जिक्र किया आपने, देखना ये दिलचस्प होगा लड़ाई आगे चलकर क्या मोड़ लेती है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं, जहां ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल पर ईरान ने कई ड्रोन अटैक किए हैं। ईरान ने इजराइल के ऊपर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं और हमला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें भी तैयार हैं। मिडिल ईस्ट में चरम पर जो है तनाव पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से ईरान भी अब लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल बने हैं मेरे साथ, उनसे कुछ अपडेट्स लेंगे। अजय, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि ईरान भी अब बैकफुट पर नहीं है, फ्रंट फुट पर आ चुका है वो, और जिस तरीके से 100 ड्रोन अटैक किए गए, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है इस पूरे हमले को लेकर, जवाबी हमले को लेकर? देखिए अभिषेक, सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती इस वक्त ईरान के लिए ये है कि इजराइल तक पहुंचना कैसे है, क्योंकि ड्रोन हमले जो इमीडिएटली ईरान की तरफ से किए गए थे, 100 के करीब ड्रोन जो है उन्होंने लॉन्च किए थे, मगर इजराइल ने उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया, वो इजराइल तक पहुंच ही नहीं पाए। सीरिया और इराक, ये दोनों देशों को पार करके इजराइल तक पहुंचना जो है वो बड़ी चुनौती है। वहां पर जो ड्रोन है जिसकी
क्षमता इतनी किलोमीटर तक ट्रेवल करने की नहीं रहती है, इस वजह से ये कामयाब नहीं रहे हैं। उसी के बाद जो है मिसाइल अटैक का प्लान किया गया था ईरान की तरफ से, मगर उसे भी विफल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो इजराइल है वो अभी फ्रंट फुट पे है, जबकि ईरान अभी जो जवाबी कार्रवाई की सोच रहा था उसमें कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाया है। तो अभी ड्रोन जो हमले जो किए गए थे वो नाकाम रहे हैं, मगर आगे अब किस तरीके से अगली जो रात है 24 घंटे जो अगले हैं वो किस तरीके से बीतेंगे, ईरान क्या प्लान करता है, कहां से वो अटैक करता है इजराइल पर, किस इलाके को टारगेट करता है, ये देखना होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 2 साल से ज्यादा समय से इजराइल जो है हमास के साथ युद्ध में था, तो वो पूरे तरीके से वॉर मोड पे चल रहे हैं। मगर वहीं अगर बात की जाए ईरान की, तो ईरान अभी तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर जो उसका प्रोग्राम था उसको सफल बनाने के लिए उस पर काम कर रहा था, और अचानक से उस पर हमला हो गया। ऐसे में वो कितने तैयार है, किस तरीके से तैयार होगा और कितनी जल्दी तैयार होगा, ये देखना होगा। क्योंकि अभी तक उसकी 2 अटेम्प्ट जो हैं, जिसपे एक 100 ड्रोन का हमला जो किया था वो नाकाम हुआ है, और दूसरी जो कोशिश की गई थी ईरान की तरफ से वो मिसाइल अटैक की थी, उसको भी नष्ट कर दिया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय जिस तरीके से आपने जिक्र किया, इस बीच मैं करूंगा टीपी ते आगे जी का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं, जहां इजराइल के हमले के बाद ईरान का बड़ा फैसला सामने आया है। रविवार को यूएस के साथ होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। न्यूक्लियर बातचीत में शामिल नहीं होगा ईरान, और ईरान का किसी भी बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है जिस बीच ये सामने आ रही है। ईरान ने किसी भी बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जागी साहब, जिस तरीके से बड़ा फैसला ईरान के द्वारा लिया गया है, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको अब लगता है कि ईरान जो है वो अब आर पार की लड़ाई के मूड में है, क्योंकि वो बैठकों से भी अब दूर जाता नजर आ रहा है? जी, उसने छठे दौर की वार्ता से इनकार कर दिया। उसने ये भी कह दिया कि अब इस युद्ध में नो लिमिट्स, यानी कि कोई सीमा नहीं है। उसने ये भी कह दिया कि अब हम अपनी सेनाओं को खुली छूट देते हैं। ये सब बातें ईरान ने कह दी, लेकिन सवाल ये है, ये तो दिखाई दे गया कि ईरान अब कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है, लड़ाई लड़ेगा। पर अब सवाल ये है कि उसका साथ कौन देगा। सऊदी अरबिया ने और कतर ने, ये 2 देश हैं जिन्होंने अलबत्ता ये कहा है कि जो इजराइल ने किया वो गलत किया। ब्रिटेन ने ये कहा है कि हम अब अगर ईरान इजराइल पर अटैक करता है तो हम इजराइल को प्रोटेक्ट करने नहीं आएंगे। फ्रांस ने और फ्रांस ने मिक्स रिएक्शन दिया है। जर्मनी ने इजराइल को सपोर्ट किया है। मगर ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका किसी भी परिस्थिति में इजराइल को छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका की मिडिल ईस्ट में पहचान ही इजराइल की वजह से है। और वैसे तो अब अमेरिका गाजा में भी एक अपना रिसोर्ट बनाना चाहता है, जिसके लिए अमेरिका का काम इजराइल कर रहा है। लिहाजा अब न केवल इजराइल की ताकत होगी, अगर ईरान इस तरह से बिहेव करता है कि मैं वार्ता में शामिल नहीं होगा और वो अटैक करता है और सीरियस अटैक करता है, तो अमेरिका बीच में आना तय है। और अगर आना तय है तो जो ईरान केवल इजराइल को टैकल नहीं कर पा रहा, वो इजराइल और अमेरिका को कैसे टैकल कर पाएगा। यानी कि ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। ईरान के पास ताकत नहीं है। क्या उसके पास उस तरह के एयरक्राफ्ट है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे इजराइल के पास है? उसके पास जो है वो या तो पुराने हैं या डिफंक्ट हो चुके हैं या नॉट कैपेबल है। क्या उसके पास उस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है? अगर रहे होते तो उन्होंने इजराइल की उन मिसाइल्स को क्यों नहीं रोक पाया जो उसने नतांज न्यूक्लियर स्टेशन के ऊपर फायर की थी? तो उसका एयर डिफेंस कमजोर है, उसकी एयर ऑफेंसिव पावर कमजोर है। अब जो उसके पास बचता है वो मिसाइल पावर, जो अमेरिका और इजराइल के सामने कहीं नहीं टिकती। लिहाजा ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी साबित होगा अगर ईरान इस तरह का एक्शन लेता है। इससे पहले भी जब भी ईरान की कोई रेड लाइन क्रॉस होती है या वो दुश्मन के खिलाफ ऑल आउट युद्ध का ऐलान करता है, तो वो उस मस्जिद के ऊपर लाल झंडा लहरा देता है। पहली बार ये लहराया गया जब सुलेमानी की हत्या की गई थी। उसके बाद में 2 दफा और लहराया जा चुका है।
जी। अब उसने फिर दोबारा से लाल झंडा उस मस्जिद पर लगा दिया है। अगर एक बार हो तो समझ में आता है, जो 4 बार वोट 4 बार होने के बाद कुछ रिजल्ट ना आए हो जी। तो कोरा ये समझा जाएगा कि ये धमकी है, ये प्रेशर दिखाने की कोशिश है, होना हवाना कुछ नहीं है। मुझे लगता है या तो ये माफी मांग लेंगे या ये सरेंडर कर देंगे। चलिए ठीक है सर। मैं रुक करूंगा आज आपका, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टॉप कमांडरों की हत्या के बाद ईरान भड़क गया है। शैतानी इजराइल को सजा जरूर देंगे। खामेनेई ने कहा कि इजराइल से खून का बदला खून से लेंगे, इजराइल को कड़ी सजा देंगे और इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है ईरान। ये बड़ी खबर है जो बीच निकल कर सामने आ रही है। ईरान के द्वारा जो है तैयारी की गई है बड़े हमले की। अजय, किस तरीके से ईरान इस वक्त बड़े हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल के ऊपर, जिस तरीके से बड़ा बयान भी सामने आया कि खून का बदला खून से लेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया और वहां पर कई जनरल जो हैं वो मारे गए, और सोचिए आर्म फोर्सेस के मुखिया जो हैं वो भी मारे जाते हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं किसी भी देश, चाहे वो जितना भी कमजोर हो, जवाबी कार्रवाई के लिए वो पूरा प्रयास करता है। 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं और अभी भी इजराइल की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल उनके पास, जो ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है उसका इस्तेमाल करके जो है वो इजराइल को टारगेट करने का प्रयास किया जाएगा। और उसी को लेकर जो है माना जा रहा है कि देर रात तक जो है ये हमले किए जा सकते हैं, अटेम्प्ट किया जा सकता है। मगर सबसे बड़ी चुनौती वही है कि सीरिया और इराक को पार करके दूसरी जगह पहुंचना और वहां पर जाकर अटैक करना, वो कितना ज्यादा संभव हो पाएगा, कैसे संभव हो पाएगा, उस चीज को देखना है। क्योंकि 700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी जो है वो बनती है इजराइल की एरियल डिस्टेंस जो है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो एक बड़ी चुनौती है कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए और कैसे इजराइल जो है इस पर ईरान जो है वो इजराइल पर हमला करेगा। क्या कोई और देश है जो इजराइल को ईरान को जो है वो अपनी स्पेस देगा, अपनी जमीन देगा हमले के लिए, या फिर ईरान को जो है कोई और देश मदद करेगा, ये देखना होगा। जैसा ईरान पहले ही जानता है कि अगर वो इजराइल पर बहुत ज्यादा भयंकर हमले करने का भी प्रयास करेगा तो अमेरिका कहीं ना कहीं उसके सामने खड़ा होगा और इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के लिए काफी मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। तो मिडिल ईस्ट इस वक्त कहीं ना कहीं चिंता में है, और ऐसे में अब चिंताएं ज्यादा इस चीज को लेकर भी हैं कि अगर ये जंग की ओर बढ़ता है तो यकीनन जो बाकी देश हैं जो ईरान के मददगार होंगे वो साथ आने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि विश्व युद्ध की आहट जो है इस वक्त दुनिया में कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। बिल्कुल। आजा, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए। और ताकि साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर है उसका रुख करते हैं, जहां ऑपरेशन राइजिंग लायन का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। आईडीएफ ने ऑपरेशन राइजिंग लायन का वीडियो जारी किया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। ऑपरेशन राइजिंग लायन का ये वीडियो आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से इसका जो वीडियो जो है वो भी जारी किया गया है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है, आईडीएफ के द्वारा ये ऑपरेशन राइजिंग लायन का वीडियो जारी किया गया है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है, तस्वीरें स्क्रीन पर आपके। ताकि साहब मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से आईडीएफ ने ऑपरेशन राइजिंग लायन का वीडियो जारी किया है, क्या सर आपको लगता है कि आईडीएफ के द्वारा यहां पर दबाव बनाने का एक जो है काम किया जा रहा है, प्रेशर गेम जो है खेलने की कोशिश आईडीएफ कर रही है? जी, जब लड़ाई लड़ी जाती है तो वो केवल हथियारों से नहीं जी, वो नारों से भी लड़ी जाती है, वो शब्दों से भी लड़ी जाती है। अब ये जो उन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम रखा है लायन राइजिंग, यानी कि छलांग मारता हुआ शेर, यानी कि वही सिंबल जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक समय में रखा था और अंग्रेजों की हुकूमत को मणिपुर के मोइरंग में ऐसे भगा दिया था जैसे अफगानिस्तान ने अमेरिका को भगा दिया। तो जो स्लोगन उन्होंने रखा है, ऑपरेशन का नाम जो रखा है, इसके पीछे एक ताकत है, एक मॉरल फोर्स है। नंबर 1। नंबर 2, इजराइल ने आज तक जितने युद्ध लड़े हैं उन युद्धों के अंदर ये जानते हुए भी कि इस छोटे से देश के चारों तरफ मुस्लिम देश हैं, लेकिन किसी भी युद्ध में इजराइल को पूरी तरह से ये मुस्लिम देश हरा नहीं पाए हैं। बल्कि 1-2 युद्ध में, खासतौर तो 1967 में उसने जॉर्डन भी ले लिया था जी, उसने तो सीरिया भी ले लिया था जी, उसने तो इजिप्ट भी ले लिया था। ये तो सब बाद में वापस किए गए हैं। तो इजराइल अपनी ताकत को दिखा चुका है, अरेबियन कंट्रीज उसे मानते हैं। और सच ये है
कि अगर आप किसी अरेबियन कंट्री के नुमाइंदे से पूछो तो वो ये कहेगा कि हमें अमेरिका से इतना डर नहीं लगता जितना इजराइल से डर लगता है। और अब तो स्थिति बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि 24 घंटे पहले इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एक बिल आया था जिसमें यह था कि इजराइल की पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाए। उसमें जो अल्ट्रा पार्टी थी जो पहले अपोजिशन में थी, वो भी साथ में आ गई और उन्होंने कहा कि युद्ध के समय में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि वो बिल सस्टेन हो गया, नेतन्याहू उसमें जीत गए और अब अगले 6 महीने तक कोई बिल उनके संविधान के मुताबिक वो वहां पे नहीं लाया जा सकता। यानी कि फॉर नेक्स्ट 6 मंथ नेतन्याहू के डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होंगे। और फिर उसके डिसीजन के पीछे 2 आदमी हैं। पहले तो उसका बाप यानी कि उनके पिताजी जिन्होंने उन्हें ग्रेटर इजराइल की शिक्षा दी, और दूसरे उनके बड़े भाई जिन्होंने युगांडा में एक बड़ी ऑपरेशन के अंदर मोसाद के एज ए कमांडिंग ऑफिसर शहादत दी। यानी कि इन दोनों की वजह से आज उनका कद ऐसी स्थिति में है कि जो वो कहेंगे वो होगा। और थोड़े बहुत लोग जो उनके खिलाफ हैं वो ये नहीं समझ रहे कि असलियत में इजराइल आतंकवाद की लड़ाई पूरी दुनिया की तरफ से लड़ रहा है। हिंदुस्तान भी उनके साथ है, क्योंकि वेस्ट एशिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद है और वेस्ट एशिया के एक कोने पे इजराइल और दूसरे कोने पे भारत, और हम दोनों की एक जैसी समस्याएं। और हमेशा से इजराइल ने हमारा साथ दिया है, हालांकि हम पैलेस्टीनियन के अगेंस्ट नहीं है लेकिन इजराइल के साथ है। कारगिल के युद्ध में इजराइल ने वो कंपोनेंट हमें दिए जिसके लिए अमेरिका ने मना कर दिया था कि हिंदुस्तान को मत दो, लेकिन उसके बावजूद इजराइल ने दिए। वी स्टैंड विद इजराइल। बिल्कुल, अब सर देखना